हेलो एवरीवन। चलिए कैश फ्लो स्टेटमेंट की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम बेसिकली सम्स में मूव कर जाएंगे, क्योंकि मैंने आप लोगों के साथ बेसिकली कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है, क्यों बनता है, किस लिए बनता है, क्या फॉर्मेट होता है, ये सारी चीजें डिस्कस कर ली है। अब बेसिकली हमें क्या करना है, हमें सिर्फ एंड सिर्फ सम्स के थ्रू मूव ऑन करने हैं। आज के क्लास में कुछ छोटे छोटे सम्स करते हैं, चलिए। बट प्लीज पूरी क्लासेस को प्रॉपरली रिवाइज करके रखिए, क्योंकि ऑन द बेसिस ऑफ विच मैं आपका क्लास टेस्ट भी लेने वाला हूं। लास्ट क्लास वाज वेरी मच इंपॉर्टेंट। चलिए अभी वैसे हम लोग आज की क्लास में जो मैंने होमवर्क दिया था पहले वो डिस्कस करता हूं, फिर फर्दर मूव ऑन करेंगे। ठीक है, होमवर्क क्या था? प्रॉब्लम नंबर 1 क्या करना था, हमें कैश फ्लोज फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज निकाल के देनी थी। तो आपको सिर्फ एंड सिर्फ ये देखना है कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन दी हुई है क्या। तो एडिशनल इंफॉर्मेशन तो सर दी हुई है, तो आपके पास जो भी एडिशनल इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो आप उनसे रिलेटेड अकाउंट बना देना। दिस इज द वन पार्ट। तो मेरे पास प्लांट एंड मशीनरी अवेलेबल है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अवेलेबल है, मैं उनका अकाउंट बना दे रहा हूं। ओके, और देखो बच्चों और क्या अवेलेबल है और उससे रिलेटेड क्या क्या एडजस्टमेंट्स अवेलेबल है। हमारे पास सर पेटेंट्स अवेलेबल है और उससे रिलेटेड एडजस्टमेंट है। चलिए एक अकाउंट बना देते हैं। गुडविल भी है लेकिन उससे रिलेटेड एडजस्टमेंट नहीं है, तो हम लोग उसका अकाउंट नहीं बनाने वाले। चलिए मतलब बेसिकली हमने यहां पे क्या किया, हमने यहां पे 3 अकाउंट्स बनाए हैं। वन इज द प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, सेकेंड वन इज द एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट जिसको मैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन नाम दे दे रहा हूं, एंड नेक्स्ट वन इज द पेटेंट्स अकाउंट। चलिए अब सबसे पहला काम इनका बैलेंसेस दिखा दे रहा है। ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस। याद है मैंने कहा था जब भी आपके पास एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन हो तो आप सबसे पहले क्या काम करने वाले हो, आप देखने वाले हो कि एसेट्स अकाउंट कॉस्ट पे दिया हुआ है ना। अगर कॉस्ट पे दिया हुआ है बहुत अच्छी बात है, नहीं दिया हुआ है तो हम उसे कॉस्ट पे कन्वर्ट करते हैं बाई एडिंग गिवन डेप्रिसिएशन ऑन द ओपनिंग डेट विथ ओपनिंग वैल्यू ऑफ द एसेट्स, क्लोजिंग डेट का डेप्रिसिएशन विथ क्लोजिंग वैल्यू ऑफ द एसेट्स। जैसे ही एड बैक करते हैं विल गेट द कॉस्ट, बट यहां पे तो कॉस्ट पे ही दिया हुआ। पीएफडी का बैलेंस 90,000 और 1,00,000 है। जैसे ही आपने ये बैलेंस दिखाया ना, अब आप आ जाओ क्या एडिशनल इंफॉर्मेशन दी सर। गुडविल भी तो दिया हुआ है, गुडविल बेटा इंक्रीज हो रहा है, 80,000 से 1,00,000 हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, आपने गुडविल परचेज की है। तो गुडविल के लिए अकाउंट बनाने की दरकार नहीं है, हमें साफ साफ समझ में आ रहा है कि देयर इज अ परचेज ऑफ गुडविल। गुडविल अगर इंक्रीज होती है तो उसे आप परचेज मान लेना, गुडविल अगर डिक्रीज होती है तो दैट शुड बी टेकन एज अमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल, मतलब डेप्रिशिएशन। बट सिंस गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट्स, आप उसके लिए वर्ड अमोर्टाइजेशन यूज करोगे या फिर गुडविल रिटर्न ऑफ यूज करोगे। यहां पे 20,000 प्लस हुआ है, दैट इज अ परचेज ऑफ गुडविल। अब मैं आता हूं पेटेंट से रिलेटेड क्या इंफॉर्मेशन है। मैंने 80,000 के पेटेंट्स को 1,10,000 में बेचा है।
दैट मीन्स मुझे प्रॉफिट ऑन सेल हुआ है कितने का, 30,000 का। चलिए ये तो हमने दिखा दिया। अब मैं आता हूं प्लांट एंड मशीनरी से रिलेटेड। ड्यूरिंग द ईयर आपने मशीन पे डेप्रिसिएशन चार्ज किया 36,000, ये ड्यूरिंग द ईयर का डेप्रिसिएशन है, मतलब करंट ईयर का डेप्रिसिएशन, और दैट एंट्री शुड बी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। आपने एक मशीन जिसकी कॉस्टिंग 20,000, जिसकी बुक वैल्यू 20,000 थी, उसे बेच दिया 16,000 में, तो भाई बुक वैल्यू ही तो दी हुई है बाय बैंक। आपने 20,000 की चीज को 16,000 में बेचा, मतलब देर इज अ लॉस ऑन सेल और ऑफ ₹4,000। बट सर ये जो मशीन बेचा उसका डेप्रिसिएशन भी तो आपको हटाना था यहां पे बाई पीएफडी बोल के। ये जो मैं यहां पे बाई पीएफडी लिखता, कि यहां पे क्या होता, टू प्लांट एंड मशीनरी के नाम से आ जाता। तो मेरे पास यहां वैल्यू नहीं पता है क्योंकि सम्स में दिया हुआ ही नहीं। याद करो मैंने जो एग्जांपल दिया था वहां बता दिया था मैंने डेप्रिसिएशन, यहां नहीं बताया हुआ है। तो ये जो पीएफडी अकाउंट है ये इसका प्लस साइड है, ये माइनस साइड है। यहां पे देखो शॉर्टफॉल आ रहा होगा, जो शॉर्टफॉल आ रहा होगा वो क्या है, जो एसेट्स बेचा उसका डेप्रिसिएशन आप माइनस कर रहे हो। तो कितना आ रहा है देखो शॉर्टफॉल, 26,000 का शॉर्टफॉल आ रहा है। दैट मीन्स एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑन मशीन सोल्ड वाज 26,000। हो गया। अब आप देखो पीएफडी अकाउंट तो आपने क्लोज कर दिया, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट में कहीं पे शॉर्टफॉल है क्या, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट में शॉर्टफॉल है क्या। ये 66,000 का शॉर्टफॉल है, दैट मीन, और वो भी कहां पे, डेबिट में। दैट मीन्स हमने 66,000 की मशीन खरीदी है। दैट्स इट। अब क्या करना है, अब आपको बताना है, पेटेंट्स अकाउंट में भी सोच लो, देख लो क्या डिफरेंस है। 40,000 का क्रेडिट में शॉर्टफॉल है, इट रिप्रेजेंट्स पेटेंट्स रिटर्न ऑफ, मतलब अमोटाइजेशन। अमाउंट इज 40,000। डन, कंप्लीट। अब क्या करना है, अब आपको बताना है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या क्या पैसा आया, कहां कहां पैसा गया, यही बताना है। चलिए एक बार 2-5 मिनट का टाइम लेके आप अपने आप बताओ, क्योंकि मैंने आपको समझाया है। एक बार ट्राई करो फिर मैं डिस्कस करता हूं। यस, तो कैलकुलेट कर लिया आप लोगों ने कि कितना कैश फ्लोज फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज है। चलिए मैं बता देता हूं आप लोगों ने क्या कैलकुलेट किया, एक बार चेक कर लो। कैश फ्लोज फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, हमें प्लांट एंड मशीनरी में देखना है कितना रुपया आ रहा है। सिंपली कैश फ्लो स्टेटमेंट मतलब कितना रुपया आया कितना रुपया गया। हमने एसेट्स को बेचा तो 16,000 रुपया आया है, सेल ऑफ मशीन। रिसिप्ट है, परचेज ऑफ मशीन भी है, देखो परचेजेस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी आपने 66,000 का परचेज किया है। आउटफ्लो पैसा गया है। डेप पीएफडी अकाउंट से इनफ्लो आउटफ्लो ऑफ द कैश नहीं पता चलेगा, पेटेंट्स अकाउंट से पता चल रहा है कि हमने एसेट्स को, पेटेंट्स को बेचा है 1,10,000 में। सेल ऑफ 1,10,000 इनफ्लो है। गुडविल परचेज की थी हमने 20,000 की, पैसा गया है, परचेज ऑफ गुडविल।
मतलब अल्टीमेटली देखा जाए तो हमें पता चल रहा है कि हमारे पास 40,000 का इनफ्लो हुआ है। नेट इनफ्लो फ्रॉम कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इज 40,000। नेट कैश फ्लोज फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। दैट्स इट। चलिए ठीक है। अब हम आते हैं, चलिए सम नंबर 2 में आते हैं। इसमें आपको कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज भी बतानी है, कैश फ्लोज फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज भी बतानी है। चलिए पहले हम वर्किंग का पार्ट करते हैं, बिकॉज दिस इज नॉट द प्रॉपर कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो हम पहले वर्किंग कर लेते हैं। वर्किंग में क्या करना है, पहला काम यही करना है, जिन जिन से रिलेटेड एडजस्टमेंट दिया हुआ उनका अकाउंट बना दो। आपको एक मशीनरी दैट इज फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट बनाना है। चेक कर लो कहीं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है क्या। नहीं सर, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का बैलेंस तो नहीं दिया हुआ। दैट मीन्स देयर इज नो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन टेक्निक। मतलब सिर्फ आप फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट बनाओगे और इस केस में कोई डेप्रिसिएशन प्लस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि whenever there is no provision for depreciation technique, fixed assets always ही depreciated value that is net value पे ही appear करता है। चलिए और क्या बनाना है, इन्वेस्टमेंट अकाउंट बना देते हैं। और टैक्स पेड हुआ है, पीएफटी भी दिया हुआ है। देखो जो पीएफटी से रिलेटेड मैंने एडजस्टमेंट समझाया था उसका भी अपने अकाउंट बना के समझते हैं। प्लीज चीजों को बारीकी से समझना, आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और एक ऑलवेज वर्किंग बनती है, हमें निकालना रहता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। याद है मैंने बताया था, लास्ट क्लास ही मैंने ये सब समझाया है आप लोगों को। ओके चलो सबसे पहले लेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स के लिए मैंने बोला था इसमें आप डिफरेंस इन एसओपीएल ले लेना। जो गिवन है तो पहले उसे ले लेते हैं। देखो एसओपीएल 31 मार्च 19 को 8 लाख है, 31 मार्च 18 को 2 लाख का नेगेटिव था। तो इसका मतलब आप सिंपली सोचो कि कितने का डिफरेंस है। इसको निकालने के लिए आप सिंपल सा एक फॉर्मूला फॉलो कर सकते हो, करंट ईयर माइनस लास्ट ईयर। तो इसका मतलब डिफरेंस निकालने के लिए हम ऐसा कर सकते हैं, करंट ईयर 8 लाख है, माइनस फिर माइनस है कितना 2 लाख। तो इसका मतलब ये माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा ना अल्टीमेटली। मीन्स वी शुड राइट 8 लाख माइनस माइनस प्लस 2 लैक्स, दैट मीन्स डिफरेंस विल बी 10 लैक्स, राइट। बच्चे इसमें गलती करते हैं, ध्यान रखिएगा गलती ना करना। अब क्या करना है सर, अब आप आ जाओ, सबसे पहले बैलेंसेस कॉपी करेंगे हम। पीएफटी का बैलेंसेस हमारे पास दिया हुआ है, सेम है 60,000 ओपनिंग में भी। एनी काइंड ऑफ प्रोविजन हैव क्रेडिट बैलेंस।
चलिए बैलेंसेस मैंने दिखा दिया। फिक्स एसेट्स का बैलेंस कितना है सर? 20,40,000 और 24,80,000। इन्वेस्टमेंट का बैलेंस कितना? लेकिन ये इन्वेस्टमेंट ना 10% इन्वेस्टमेंट, इसका मतलब वी आर रिसीविंग 10% इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्ट। अब आ जाते हैं वर्किंग्स में। मशीन हमने 2,80,000 कॉस्ट की थी, जिसमें डेप्रिसिएशन 1,20,000 था। इस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट में कोई काम नहीं है, बिकॉज देयर इज नो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन टेक्निक। लेकिन आपको प्रॉफिट या लॉस तो बुक वैल्यू पे ही दिखाना है। 2,80,000 माइनस 1,20,000 विल बी 1,60,000। 1,60,000 के सामान को आपने 1,00,000 में बेच दिया, तो आप नॉर्मल एंट्री जो करते हो वही कर दो ना। बाय बैंक आपने बेचा है 1,00,000 में, जिसमें आपको नुकसान हुआ है 60,000। चलिए हो गया ये तो। अब क्या करना है सर? करंट ईयर का डेप्रिसिएशन है 2,80,000, वो भी मैं दिखा दे रहा हूं। फिर क्या है सर? बस इसमें तो इतना ही था। ड्यूरिंग द ईयर इन्वेस्टमेंट 80,000 का हमने 25% प्रॉफिट में बेच दिया। बाय बैंक 80,000 प्लस इसका 25%। 80,000 का 25% कितना हो जाएगा? 20,000। मतलब आपने 1,00,000 में बेचा, जिसमें प्रॉफिट कितने का था? 20,000। डन। ओके। एंड क्या करना है? टैक्स पेड हुआ है 60,000 का। चलिए कर देते हैं पेमेंट। तो टैक्स पे करने के लिए आप एंट्री क्या करोगे? पीएफटी अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट 60,000। तो देखो, प्रोविजन का क्रेडिट बैलेंस होता है, दिस इज प्लस साइड, दिस इज माइनस साइड। इसका मतलब क्या हुआ पता है आपको? इसका मतलब ये हुआ कि आपने प्रोविजन बढ़ाया कितने से? बैलेंसिंग फिगर मिल जाएगा। प्रोविजन बढ़ेगा कैसे? जब आप प्रॉफिट से पैसा निकाल के प्रोविजन में डालोगे। एंट्री शुड बी स्टेटमेंट ऑफ पीएल डेबिट टू प्रोविजन फॉर टैक्स बाई एसओपीएल। प्रोविजन मेड ड्यूरिंग 18-19, 18-19 में आपने इतने का प्रोविजन बनाया। कितने का? देखो यहां पे तो सब अमाउंट 60,000 का ही आ। यस सर, पीएफटी तो हमने बना लिया। अब वी आर मूविंग टूवर्ड्स इन्वेस्टमेंट अकाउंट। इन्वेस्टमेंट में कहीं शॉर्टफॉल है? यस सर, डेबिट में शॉर्टफॉल है। इट रिप्रेजेंट इन्वेस्टमेंट परचेज किया जा रहा है। कितने का? 2,80,000 का। डन। चलिए ये अकाउंट भी हमने क्लोज कर लिया। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट्स में भी कुछ डिफरेंस है। 8,80,000 का डेबिट साइड में शॉर्टफॉल है। इट रिप्रेजेंट्स कि हमने परचेज किया है। देन फिक्स एसेट्स अकाउंट भी हमने क्लोज कर लिया। अब क्या बचा? नथिंग। प्रॉफिट बिफोर टैक्स। याद है मैंने बताया था, इसमें आप गिने चुने 4 आइटम को ही लोगे। अब वो 4 आइटम क्या थे? ट्रांसफर टू रिजर्व्स कुछ नहीं है, लेकिन मैं लिखता जा रहा हूं। नथिंग। और क्या था? डिविडेंड डिक्लेयर्ड नहीं है। और क्या चाहिए?
पीएफटी, पीएफटी मतलब प्रोविजन मेड ड्यूरिंग द ईयर। जो 60,000 का ही है। कितने का अमाउंट आ रहा है? 10,60,000 हो गया सब कंप्लीट? यस सर। अब आते हैं हम वन बाय वन करके सारी एक्टिविटीज लेते हैं। कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक है, मैं ऐसे ले रहा हूं अभी क्योंकि हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं बना रहे प्रॉपरली। अभी हम वन बाय वन एक्टिविटीज समझ रहे हैं। इसमें तो सबसे पहले आप ये लोगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स 10,60,000। अब वन बाय वन चलते हैं। इसमें क्या करना था याद है? हमें नॉन ऑपरेटिंग एंड नॉन कैश आइटम को एलिमिनेट करना था एंड देन वर्किंग कैपिटल का इफेक्ट डालना था। हम पहले वर्किंग्स के थ्रू मूव ऑन करेंगे। वर्किंग्स में हम आते हैं, फिक्स्ड एसेट्स में हमें दिखाई दे रहा है लॉस एंड डेप्रिसिएशन। चलिए ले लेते हैं, नॉन कैश आइटम है, लॉस ऑन सेल 80,000। 60,000 ऐड होगा ना? यस। डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स इट्स 2,80,000 जो करंट ईयर का डेप्रिसिएशन होगा, ये भी ऐड होगा क्योंकि डेप्रिसिएशन प्रॉफिट को कम किया है, हम बढ़ा देंगे। नेक्स्ट पार्ट क्या था? वही उस अकाउंट में हमारे पास 1,00,000 रुपया आया भी था, 8,80,000 गया भी था। ये हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है। परचेज मतलब आउटफ्लो। चलिए, हमने प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट को कंप्लीटली यूज कर लिया। इन्वेस्टमेंट अकाउंट में आते हैं। इन्वेस्टमेंट से 1,00,000 रुपया आया है और 2,80,000 गया है। अब सर इस पे तो इन्वेस्टमेंट में आपने प्रॉफिट ऑन सेल भी दिखाया। यस, तो प्रॉफिट ऑन सेल क्या है? नॉन ऑपरेटिंग है, लेकिन प्रॉफिट ऑन सेल आपने पीएल में डाल दिया है, पीएल से निकाल दो। ये लॉस ऑन सेल जो था ऑन मशीन था। प्रॉफिट ऑन सेल हम ले रहे हैं ऑन इन्वेस्टमेंट। ओके डन, माइनस करना है, ठीक है। और क्या था सर? वो 10% इन्वेस्टमेंट था, तो उसका इंटरेस्ट का क्या करेंगे? ओके, तो हमें एक अजम्पशन लेना पड़ेगा। आपने परचेज सेल किया है, तो मैं एक अजम्पशन, सब में तो कुछ अजम्पशन दिया नहीं है। वी आर टेकिंग द अजम्पशन इन्वेस्टमेंट were purchased and sold in the beginning. राइट? तो भाई चीज सोचो आप,
1,20,000 का इन्वेस्टमेंट बिगनिंग में था, जिसमें से 80,000 का आपने बेच दिया। आपने बेचा था 1 लाख में, लेकिन बेचा तो 80,000 का था ना। तो आपके पास 40,000 का जो इन्वेस्टमेंट बचा, उसमें आप फुल ईयर का इंटरेस्ट रिसीव करोगे 4,000। एंड आपने खरीदा 2,80,000 का इन्वेस्ट, वो भी बिगनिंग में खरीदा, उसके ऊपर आप 10% इंटरेस्ट रिसीव करोगे 28,000। टोटल 32,000 का आप इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट रिसीव कर रहे हो। कहीं तो बोला नहीं है कि नहीं रिसीव कर रहे हो, मतलब रिसीव कर रहे हो। रिसीव कर रहे हो तो आपने पहले तो पीएल क्रेडिट में डाला होगा, इनकम है। तो इनकम है तो भाई ये तो नॉन ऑपरेटिंग है ना, ये तो इन्वेस्टिंग इनकम है, तो आप पीएल से इसे हटा दो। इंटरेस्ट ऑन, हमने पीएल से इसे हटा दिया, और अब क्या करें, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में कंसीडर। आ रहा समझ में? इसकी बात क्या करना है सर? अब आप आ जाओ, कौन सा अकाउंट था नेक्स्ट आपके पास? नेक्स्ट अकाउंट वाज पीएफटी। आपने टैक्स पेड किया, कितना पेड किया? 60,000 पे किया, दिखाएंगे, लेकिन वो इन्वेस्ट ऑपरेटिंग एक्टिविटी में एकदम लास्ट में दिखाएंगे, अभी नहीं दिखा रहे हैं। और क्या था सर? वर्किंग से तो सारा ले लिए, सरप्लस। अब वन बाय वन बैलेंसेस चेक करते हैं। सरप्लस ले लिया मैंने, पीएफटी का अकाउंट बना लिया, ट्रेड पेएबल्स, ओके, फिक्स एसेट्स अकाउंट बन गया, इन्वेस्टमेंट अकाउंट बन गया, करंट एसेट्स, वर्किंग का सारा काम हो चुका है। चलिए अब क्या करना है हमें, हमें इसे टोटल कर देना। ऑपरेटिंग एक्टिविटी, $13,48,000। अब आपको इसमें वर्किंग कैपिटल इफेक्ट डालना है। वर्किंग कैपिटल इफेक्ट क्या होगा? आपको मैंने क्या बताया था? जैसे देखो ट्रेड पेएबल्स है, ट्रेड पेएबल क्या हो रहा है? ट्रेड पेएबल 80,000 से 3 लाख हो रहा है, मतलब इंक्रीज हो रहा है। तो इंक्रीज इन ट्रेड पेएबल्स, मतलब मैंने क्या बताया था कि आपने दूसरों का पैसा रख लिया, तो रख लिया तो आपके लिए तो इनफ्लो है ना। कितने का इनफ्लो है? 2,20,000 का, ये प्लस होगा। एंड इसके बाद करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटी में करंट एसेट्स है 9,20,000 से 10,40,000 हो गया, इंक्रीज इन करंट एसेट्स। 10,40,000 हो गया फ्रॉम 9,20,000, इंक्रीज है 1,20,000। क्या करोगे? आपने एसेट्स में पैसा लगाया है, इन्वेस्ट किया है, मतलब आउटफ्लो है, पैसा जा रहा है, माइनस कर दो। $14,48,000। इसको हम क्या नाम देंगे? कैश फ्रॉम ऑपरेशन। ओके, अब इसमें आप क्या करोगे? जो टैक्स आपने पेड किया है उसे माइनस कर दो। टैक्स पेड 13,88,000 and the amount is cash flows from net cash flows from operating activity। दैट्स इट। आ रहा है समझ में कैसे कैलकुलेशंस किया हमने? ऐसा पूरा का पूरा कैलकुलेशन कैश फ्लो स्टेटमेंट में करना होगा। हमने ऑपरेटिंग एक्टिविटी ले ली, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी ले ली, एक फाइनेंसिंग एक्टिविटी और रहती है, फिर फॉर्मेट रहता है। $9,28,000 नेगेटिव है, नेगेटिव में आ रहा है, मतलब कैश पैसा लगा है, आया नहीं है। नेट कैश फ्लोज फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। गॉट इट बच्चों? कैसे करना है?
चलिए अब प्रॉब्लम नंबर 4 करते हैं, जिसमें हमें फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के बारे में समझना। इंटरेस्ट पेड हुआ है, डिविडेंड पेड हुआ है, दैट्स इट। तो यहां पे कुछ अकाउंट नहीं बनेगा, हम डायरेक्टली कैश फ्लोज फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज कैलकुलेट कर रहे हैं। आपने इंटरेस्ट पेड किया डिवेंचर्स के लिए, फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पेमेंट है इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स। कितना अमाउंट पे किया आपने? 10,000, नेगेटिव है ना? यस। फिर उसके बाद डिविडेंड पेड किया, हम्म, 50,000, ये भी नेगेटिव है। फिर उसके बाद आ जाओ एडजस्टमेंट, मतलब बैलेंसेस चेक करो। इक्विटी से कैपिटल 10 लाख से 15 लाख हो गया, क्या मतलब? इसका मतलब क्या हुआ? हमने शेयर्स इश्यू किए होंगे। एसपीआर भी देख लेना, वो भी इंक्रीज हो रहा है क्या? सर एसपीआर तो है ही नहीं, तो इश्यू ऑफ शेयर्स दिखा देते हैं। इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स ₹5 लाख ऐसा आया है। डिवेंचर्स 1 लाख से 0 हो गया, इंटरेस्ट भी था, इंटरेस्ट पेड लेकिन सेपरेटली दिया हुआ था, तो हम उसका कोई कैलकुलेशन नहीं करेंगे। लेकिन आपने डिवेंचर को रिडीम तो किया, ऐसा तो गया, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। कितना रिडीम किया? 1 लाख। 8% डिवेंचर्स भी था, ये रिडम्पशन ऑफ 10% डिवेंचर्स है सर। और आ गया कि 8% डिवेंचर, पहले कुछ नहीं था, आ गया। इसका मतलब हमने 8% डिवेंचर इश्यू। ₹2 लाख। बैंक लोन पहले था 140, नाउ कुछ नहीं है, यानी पे कर दिया। बैंक ओवरड्राफ्ट कैन बी टेकन एज अ करंट लाइबिलिटी। अगर आप इसको करंट लाइबिलिटी लेते हो तो ऑपरेटिंग में चला जाएगा। आप नॉन करंट लाइबिलिटी की तरह ट्रीट करते हो शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में, तो आप इसको 60,000 से 1 लाख हो गया। इसका मतलब आपके पास इनफ्लो आया, इंक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट। दैट्स इट, कुछ भी नहीं है और सब कंप्लीट। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स तो शायद कुछ बताया नहीं है ना, ये 8% है कि 10% है, यानी इट इंक्लूड्स बोथ 8% एंड 10%। ओके, और कुछ नहीं है, बस यही था। अब हम इसे ऐड कर लेते हैं। ₹4,40,000। नेट कैश फ्लोज फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्ट। आ रहा समझ में? मैंने इंडिविजुअल कैलकुलेशंस बताया कि इंडिविजुअली आप कैसे इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज एटसेट्रा को कैलकुलेट करोगे। ओके, चलिए अब हम आते हैं इसमें आपको डिविडेंड से रिलेटेड कंसेप्ट बता देता हूं। तो एक बार प्रॉब्लम नंबर 8 में आते हैं। इसमें क्या दिया हुआ देखो, कैश फ्लोज फ्रॉम इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग एक्टिविटीज कैलकुलेट करने बोला है। प्रपोज्ड डिविडेंड दिया हुआ एडजस्टमेंट में। तो मैंने क्या बताया था, करंट ईयर का प्रपोज डिविडेंड, फाइनल डिविडेंड इग्नोर कर देना। इसका मतलब देखो 31 मार्च 19 को आपको जो डिविडेंड दिखाई दे रहा है आप इग्नोर कर दो। लेकिन लास्ट ईयर का आपको हिस्सा डिक्लेयर भी करना पड़ेगा और पे भी करना पड़ेगा। लास्ट ईयर मतलब 31 मार्च 18 को जो दिख रहा है उससे मतलब रखेंगे। क्लियर है?
कैश फ्लोज फ्रॉम फाइनेंसिंग, पहले डिविडेंड पेड ही दिखा देते हैं। इक्विटी शेयर्स का डिविडेंड आपने पेड किया है कितना, 45,000। पिछले साल वाला ही लेना है, करंट ईयर का नहीं लेना है। प्रेफरेंस शेयर्स पे कितना है, वो तो हमेशा सेम रहेगा, 22,500। चलिए ये हमने दिखा दिया कि हमने पेमेंट किया है। इसके बाद अपने क्या करेंगे, अब अपने 1 to 1 आते हैं। नीचे लिखा हुआ है फ्रेश डिवेंचर्स वेर इशूड ऑन 31 मार्च 19, दैट इज फॉर इंटरेस्ट कैलकुलेशन। इक्विटी शेयर कैपिटल 6 लाख से 4.5 लाख हो गया, नहीं उल्टा है, देख लो, 4.5 लाख से 6 लाख हो गया, यानी 1.5 लाख का शेयर इशू हुआ है। एंड प्रीमियम भी था जो 7,500 से 22,500, मतलब 15,000 से प्रीमियम भी बढ़ा। चलिए कहते हैं इश्यू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम, कितना, 1.5 लाख रुपया तो शेयर्स का वैल्यू प्लस 15,000 रुपया प्रीमियम, मतलब इन टोटल 1,65,000। चलिए नेक्स्ट आता है प्रेफरेंस है कैपिटल 2,25,000 से 1.5 लाख हो गया, मतलब प्रेफरेंसेस हमने रिडीम किया है। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंसेस, सर इसका डिविडेंड ऑलरेडी दिया हुआ था, हमने अमाउंट ले लिया है। कितना रिडीम किया है आपने, 75,000 का प्रेफरेंसेस आपने रिडीम किया। चलिए ये हो गया। एसपीआर का ट्रीटमेंट हमने कर ही लिया था, डिवेंचर 4.5 लाख से 6 लाख हो गया। हम मान सकते थे कि डिवेंचर्स प्रीमियम पे इशू है, हमने शेयर्स में प्रीमियम ले लिया। 1.5 लाख रुपया हमारे पास आया है। बैंक ओवरड्राफ्ट 1 लाख से 1.5 लाख हो रहे हैं, इंक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट 50,000। अब इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स कहीं नहीं दिया हुआ था तो लेना पड़ेगा। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर कितना लेंगे, देखो ओपनिंग में डिवेंचर था 4.5 लाख का, क्लोजिंग में 6 लाख का है, लेकिन जो आपने 1.5 लाख का डिवेंचर इशू किया वो एट द एंड ऑफ द ईयर इशू किया, सब में स्पेसिफाइड है। लास्ट में लिखा हुआ देखो फ्रेश डिवेंचर्स आर इशूड ऑन 31 मार्च 19। इसका मतलब आप जो नया डिवेंचर 1.5 लाख का इशू किया तो उस पर इंटरेस्ट नहीं दोगे, तो 4.5 लाख के ऊपर 10% इंटरेस्ट देना है। बस और तो कुछ बचा नहीं है। $177,500 का नेट कैश फ्लो है। नेट कैश फ्लोज फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज इज 1,77,500। डिविडेंड का यही ट्रीटमेंट था, लास्ट ईयर का डिविडेंड इग्नोर कर देना, करंट ईयर का डिविडेंड आप क्या करोगे, माइनस करोगे फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। अगर ऑपरेटिंग एक्टिविटी भी होता तो यहां पे याद करो ये जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स में मैंने डिविडेंड डिक्लेयर्ड ऐड करवाया था, यहां पे ऐड कर देता, बोथ इक्विटी डिविडेंड एज वेल एज प्रेफरेंस डिविडेंड। ओके चलिए अभी वाली क्लास में हम और कुछ नहीं कर रहे हैं, मैं आपको कुछ होमवर्क दे रहा हूं, एक बार ट्राई करके रखना, इफ पॉसिबल देख लेना, इफ पॉसिबल नहीं कर लेना। सम नंबर 3, सम नंबर 7, तो ही सम ट्राई करना, प्रॉब्लम 3 एंड प्रॉब्लम 7।
ओके चलिए ठीक है, टेक केयर, बाय बाय। प्रिपेयर करो, आप लोगों का क्लास टेस्ट भी है कल, ठीक है। ओके चलो टेक केयर, बाय बाय।